कि 2 बार कनेक्शन डिस्कनेक्ट हुआ। उम्मीद करते हैं कि अब रूप से चल सकेगा। आज के फेसबुक लाइव सत्र में जिस विषय पर हम लोगों को चर्चा करनी है वो गांधी और अंबेडकर को लेकर है, उनके विमर्श और विचार पर है। आपने जो प्रश्न मुझे भेजे हैं उन्हीं प्रश्नों को आधार बनाकर और पूरी बातों पर चर्चा करके हम लोग इस सत्र को आज संचालित करेंगे। जो सवाल आपके आए हैं बहुत सारे हैं, बहुत ज़्यादा सवाल हैं और इन सारे सवालों को एक साथ ले पाना और इनका समाधान प्रस्तुत नहीं होगा। फिर भी जो क्रक्स है, जो सवाल आपने पूछे हैं ज़्यादातर, उनमें कुछ सवाल हैं जो ये पूछ रहे हैं कि आरक्षण का जो समर्थन किया अंबेडकर ने वो सही था क्या, इस्लाम पर अंबेडकर के विचार जानना चाहते हैं। कुछ अन्य सवाल जो आपने पूछे हैं उसमें आप जानना चाहते हैं कि गांधी समारोह तक सीमित क्यों रह गए। किसी ने पूछा है राष्ट्र निर्माण की अंबेडकर की पूरी जो अवधारणा है वो क्या है। कोई सवाल विनाश के बिना क्या अंबेडकर के भारत की संकल्पना साकार हो सकती है क्या। आज कौन ज्यादा प्रासंगिक है, कौन ज्यादा महान है इन दोनों में, अंबेडकर गांधी के हैं, क्या अंबेडकर के द्वारा दलित उत्थान की अवधारणा गांधी की तुलना में ज़्यादा व्यवहारिक है। गांधीवाद एक विचारधारा रह गया जबकि अंबेडकरवाद एक धर्म बन गया। अभिषेक सिंह ने सवाल पूछा है कि पिछली चर्चा में आपने कहा था कि अंबेडकर कहते थे कि और सामाजिक हित या दलित हित की मुद्दे पर टकराव होगा तो राष्ट्रहित के साथ खड़े होंगे। फिर अंबेडकर ने जब अपने आंदोलन में जातीय पहचान की ये मांग की, उसको राष्ट्रहित के खिलाफ क्यों खड़े हो गए, क्या से आगे नहीं रखा। इस तरह के कई सवाल आपने मुझसे पूछ रखे हैं। देखिए, इस पूरी चर्चा में जो समझने वाली है, जैसे आपने हिंदी फिल्म देखी होगी, हिंदी फिल्म में किसी फिल्म को सफल बनाने के लिए, किसी नायक का कद बढ़ाने के लिए प्रायः उतने ही जबरदस्त विलेन की जरूरत होती है। जितना बढ़िया विलेन होता है, जितना मजबूत विलेन होता है, उतना हीरो का महत्व बढ़ता है। मिस्टर इंडिया आपने देखी होगी, मोगैम्बो नाम का विलेन इतना तगड़ा है उसमें कि मिस्टर इंडिया की पूरी आभा को बहुत बड़ा कर देता है। मैं आपको कुछ बैकग्राउंड में ले चलता हूं और दिखाता हूं कि कैसे भारत में जो हमारी आज समझ बनी है, इस समझ में भी कुछ विलेन बनाए गए जिससे कुछ हीरो खड़े किए जा सके। और उसी हीरो विलेन की जो बाइनरी है, बाइनरी कहते हैं जिसमें 2 भाग हों, जो उसकी बाइनरी है, उस बाइनरी में एक आदमी को विलेन के तौर पर खड़ा किया गया जिससे दूसरे को, जिसको हम हीरो बनाना चाहते हैं, उसका महत्व बढ़ जाए। इस बात को समझाने के लिए मैं आपको ले चलता हूं कि सारा जो हमारा नैरेटिव है कैसे डिस्टार्ट हुआ, कैसे उसमें हीरो और विलेन की जो अवधारणा है वो सब काल्पनिक है और उसी कारण गांधी, अंबेडकर सब के बारे में जो हमारे विचार बने हुए हैं वो विचार असल में सही विचार नहीं है।
इसको समझने के लिए मैं ले चलता हूं आपको भारत की आज़ादी के समय। थोड़ा बैकग्राउंड सुनिएगा, इससे बात समझ में आएगी, फिर आपके सवाल मैं ले लूंगा। भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत में 4-5 विचारधाराएं एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही थी। एक विचारधारा हिंदू राष्ट्र की थी, जिसको सावरकर संघ मजबूत करना चाहते थे। उनका मानना था कि भारत से एक अलग इस्लामिक राज्य बन जाने के बाद अब भारत को कम से कम हिंदू राज्य बन जाना चाहिए और भारत को मूलतः एक हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को स्वीकार कर लेना चाहिए। उनका सपना हिंदू राष्ट्र था, जिसमें मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, नेटवर्क की भी प्रॉब्लम है। देखता हूं अगर इस सत्र हो सका। कल भी इसी समस्या के कारण इस सत्र को रोकना पड़ा था, लेकिन संभवतः मोबाइल की दिक्कत दूर नहीं हुई है। तो जो बात मैं कह रहा था उससे अगर आगे बढ़े, तो संघ की और हिंदूवादी संगठनों की हिंदू राष्ट्र की एक अवधारणा है, जिस अवधारणा को आजादी के बाद वो बढ़ाना चाहते हैं। दूसरी तरफ समाजवादियों का वो खेमा है जो नेहरू से असंतुष्ट है। 1939 में सुभाष चंद्र बोस के कांग्रेस छोड़ देने के बाद सुभाष चंद्र बोस के कद का कोई समाजवादी कांग्रेस में नहीं बचा था। अगर सुभाष बोस कांग्रेस के अध्यक्ष रहते तो शायद सारे समाजवादी उनके नीचे काम करने के लिए तैयार हो जाते। लेकिन सुभाष बोस की कांग्रेस छोड़ने के बाद नेहरू, लोहिया, जो एक दूसरे को अपना समकक्ष मानते हैं, वो किसी एक समाजवादी के भीतर काम करने के तैयार नहीं होंगे। तो भारत की आजादी के बाद भी जब नेहरू प्रधानमंत्री बनते हैं तो बाकी उनके समकक्ष समाजवादी नेता अपनी अलग वैचारिकी लेकर खड़े हैं। इस कारण एक धारा समाजवादियों की चल रही है, जिनकी इच्छा है कि भारत के पिछड़ों को लामबंद किया जाए, उनकी आवाज को आगे बढ़ाया जाए। स्त्रियों को, पिछड़ों को, जिनमें लोहियावाद आपने पढ़ा होगा, उस पर उनका नैरेटिव है। तीसरी विचारधारा गांधी की है, जिसका प्रभाव आजादी के बाद भी भारत में काफी है, क्योंकि गांवों में रहने वाला आम आदमी भी गांधी को अपना नेता मानता है। चौथी विचारधारा वामपंथ की है, जो भारत में मजदूर किसान आंदोलनों से आगे निकलकर अपनी जगह राजनीतिक तरीके से बनाना चाहती है। अब जो ये वामपंथी हैं, ये क्या चाहते हैं? वामपंथी चाहते हैं कि भारत में एक ऐसा नैरेटिव गढ़ा जाए जिसमें दलित, पिछड़े, मुसलमान, जो भारत की आबादी का बहुमत बना देंगे, 60, 65, 70% लोग हो जाएंगे, ये अगर एक खेमे में लामबंद हो जाएं, तो भारत में वामपंथ की राजनीतिक धारा इतनी सशक्त हो जाएगी कि उसको भारत से हटाना संभव नहीं होगा। इसमें बाधा कौन कौन है? इसमें बाधा गांधीवाद है। गांधीवाद अगर मजबूत रहेगा भारत में, तो वामपंथ मजबूत नहीं हो पाएगा। इसलिए गांधी का कैरेक्टर असैसिनेशन किए बिना, उनके पूरे वैचारिकी का चरित्र हनन किए बिना वामपंथ भारत में सफल नहीं हो सकता। इसलिए जो फिल्म की मैंने चर्चा की कि हर फिल्म में एक विलेन बनाना पड़ता है, इस फिल्म में कई विलेन बनाने पड़ेंगे। तो वामपंथ ने पहला विलेन पहचाना गांधी को और गांधी को टारगेट करना शुरू किया। गांधी को रिग्रेसिव दिखाया, दलित विरोधी बताया और एक नैरेटिव गढ़ा गांधी का कि वो भारत के लिए प्रगतिशील नेता नहीं है। दूसरा निशाना उनका था हिंदू राजनीति करने वाले हिंदू विचारधारात्मक दल, क्योंकि जानते थे कि अगर हिंदुत्व मजबूत हुआ तो दलित, पिछड़े सब हिंदुत्व के अम्ब्रेला में चले जाएंगे, तब वामपंथियों के पास राजनीति करने के लिए जो वोट बैंक चाहिए वो नहीं बचेगा। इसलिए दूसरा विलेन उनका है हिंदू पार्टियां,
तीसरा विलन उनके हैं वो समाजवादी लोग जो भारतीय तरीके से, मार्क्स के तरीके से नहीं, भारतीय तरीके से भारत में व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं। अब क्या हुआ इसके बाद? वामपंथ भारत के विश्वविद्यालयों में पहुंचा। क्यों पहुंचा? क्योंकि नेहरू के पास, जो नेहरू समाजवाद को मजबूत नहीं होना देना चाहते, लोहियावाद को मजबूत नहीं होना देना चाहते, तो लोहियावाद की क्रिटिक कोई नेहरू के पास तो है नहीं, उसकी क्रिटिक कौन करेगा? उसकी क्रिटिक भी मार्क्स। हिंदुत्व की क्रिटिक कौन करेगा? मार्क्सवादी करेंगे। इस अपने समाजवाद का कोई, वामपंथी विचारकों को भारत के शैक्षणिक संस्थानों में खूब प्रमुखता दी। परिणाम क्या हुआ इसका? परिणाम इसका यह हुआ कि वामपंथी चिंतकों ने अंबेडकर का प्रयोग किया, लेकिन कहां तक? अंबेडकर के राष्ट्रवाद पर चर्चा नहीं की, अंबेडकर के सांस्कृतिक मत पर चर्चा नहीं की, अंबेडकर को केवल दलित चिंतक के नाम पर दिखाया और दिखाया कि अंबेडकर का पूरा नैरेटिव असल में सवर्ण हिंदू विरोधी, धर्मशास्त्र विरोधी और मोटे तौर पर सामंतवाद विरोधी है। कुछ इस तरह का नैरेटिव उनका पिक किया जो उनको सूट करता था, जिससे वो क्या कर सकते थे? जिससे वो दलितों को हिंदू फोल्ड में जाने से रोक सकते थे। अगर दलितों को बार बार ये बात विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाएगी कि अंबेडकर हमेशा वेद के विरोधी रहे हैं, गीता के विरोधी रहे हैं, और अंबेडकर के सांस्कृतिक पक्ष को सामने नहीं रखा जाएगा, तो अंबेडकर केवल दलित चिंतक होकर रह जाएंगे। अंबेडकर का कद मार्क्स से ज्यादा बड़ा नहीं करना है। अंबेडकर का कद अगर मार्क्स से ज्यादा बड़ा हो गया तो फिर मार्क्सवादी दलों को कौन पूछेगा? इसलिए अंबेडकर को हीरो बनाना है, लेकिन साइड हीरो, जिसका काम सिर्फ इसलिए होगा, इसलिए महत्व उसका बनाया जाएगा, राजनीतिक दलों का खात्मा कर सके और दलितों पिछड़ों को हिंदुओं की पार्टी। अब इस नैरेटिव से वामपंथी इतिहासकारों ने इतिहास लिखना शुरू किया। उस इतिहास में अंबेडकर को, गांधीवाद की कभी उन्होंने चर्चा ही नहीं की। सारा इतिहास लेखन इस नजरिए से किया। आप जानते हैं 1936 से भारत में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना हो चुकी थी। उसमें साहित्यकारों की एक फौज थी। इन साहित्यकारों ने भी गांधीवाद की आलोचना करनी शुरू की और मार्क्सवादी तरीके से इन्होंने साहित्य और इतिहास दो विधाओं पर आगे आने वाली पीढ़ियों की चेतना का निर्माण करना शुरू किया। पूर्ण विश्वविद्यालयों के कारण धीरे भारत में नैरेटिव फैल गया कि गांधी एक अप्रगतिशील हिंदू विचारक है, अंबेडकर एक दलित चिंतक है और मार्क्सवाद एक प्रगतिशील विचारधारा होने के कारण इन सब का नेतृत्व करके इनको एक सशक्तिकरण की रास्ते की ओर ले जा सकती है। देखिए, ध्यान रखिए, जो ये पूरा नैरेटिव गढ़ा जा रहा था, इस नैरेटिव में जरूरी था कि वामपंथ हिंदुत्व के सभी पहचानों पर प्रहार करे। इसलिए वामपंथी इतिहासकारों ने चुन चुनकर एक एक हिंदू आइडेंटिटी के खिलाफ लिखा। रोमिला थापर ने सिद्ध किया कि गुप्तकाल स्वर्णकाल नहीं है। हालांकि ऐसी बात सही भी है कुछ हद तक। गुप्तकाल में शोषण है, गुप्तकाल में सामंतवाद है, गुप्तकाल में पुराण लिखे जा रहे हैं, कुछ लिहाज से रिग्रेसिव है। लेकिन एक पूरा प्रोजेक्ट बनाया गया जिस प्रोजेक्ट में ये आइडिया था कि कैसे पूरी हिंदू पहचान को रिग्रेसिव दिखाना है। और आप देखेंगे कि चूंकि दलित, पिछड़ा, अच्छा दलित और पिछड़े को अगर हिंदू व्याख्या से इस तरीके से हिंदुत्व से दूर कर दिया जाए तो मार्क्सवाद के खेमे में चले आएंगे। और मुसलमान को हमको साथ रखना है। इसलिए पाएंगे आप कि किसी वामपंथी इतिहासकार ने किसी इस्लामिक कुरीति पर, उसी समय जब हिंदू कुरीतियों पर विरोध कर रहे थे, हिंदू कुरीतियों पर प्रहार कर रहे थे, इस्लामिक कुरीतियों पर कलम नहीं चलाई, इस्लाम के खिलाफ नहीं लिखा।
अंबेडकर ने पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया जो किताब लिखी, वो इस्लाम की पावरफुल क्रिटिक है। अंबेडकर ने कहा 3 वजहों से भारत के मुस्लिम लीग और मुसलमान भारत से अलग होना चाहते थे। पहली वजह उन्होंने बताई कि मुसलमानों में आज़ादी के पहले यह धारणा थी, मुस्लिम रूल के दौरान यह धारणा थी कि हम हिंदुओं से श्रेष्ठ हैं। अंबेडकर की बात कोट कर रहा हूं, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों में धारणा थी कि हम हिंदुओं से श्रेष्ठ हैं। इसलिए जब ब्रिटिशर्स भारत आए तो ब्रिटिशर्स ने हिंदुओं और मुसलमानों को बराबरी पे ला दिया। अब मुसलमानों में शासक होने की जो भावना थी कि हम हिंदुओं से श्रेष्ठ हैं, शासक हैं, हमारी जाति तो हिंदू कमजोर हैं, कायर हैं, तो जो ये धारणा है मुसलमानों के मन में, वो धीरे धीरे असुरक्षा में बदलने लगी कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि लोकतंत्र आने पर बहुमत के शासन के नाम पर ये हजारों साल शासन किया, हमारे ऊपर शासन कर लें। उनके मन में सुरक्षा बनने लगी। इस कारण भारत का पार्टीशन होना तय हो गया, क्योंकि मुसलमान किसी भी कीमत पर मनोविज्ञान के साथ के आधिपत्य में रहना स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरी वजह अंबेडकर ने बताई, कैसा धर्म है, कैसी फिलॉसफी है जो हमेशा धर्म को राष्ट्र से ऊपर रखता है। उसके संदर्भ में उन्होंने 2 नेताओं के उदाहरण कोट किए अपनी किताब में। एक 1925 में लाहौर में किचलू का भाषण, और दूसरा सिलहट में 1939 में मोहम्मद सुबहानी का भाषण, जिसमें दोनों साफ साफ कहते हैं कि हिंदू किसी गलतफहमी में ना रहें। अगर मामला मुसलमानों का आएगा तो हम किसी राष्ट्रवाद के साथ खड़े नहीं होंगे। इसका जिक्र करते हुए अंबेडकर ने कहा कि जो नैरेटिव है, ये नैरेटिव किसी हिंदू मुसलमान की राष्ट्र की संकल्पना को कभी सफल नहीं बनने देगा। तीसरी बात उन्होंने कही कि लीग का जो पूरा एजेंडा था, अब लीग की मांग सुन लीजिए क्या क्या थी। आपने इतिहास पढ़ा होगा, पता नहीं आप में से कितने लोगों ने अंबेडकर को पढ़ा है। लीग की मांगों में यह था कि भारत के झंडे को, जो तिरंगा झंडा, इसकी जगह मुस्लिम लीग का झंडा एक्सेप्ट किया जाए, उर्दू को भारत की भाषा बनाई जाए। अंबेडकर कहते हैं कि लीग ऐसी मांग जब कर रही है तो अच्छी तरह से जानती है कि भारत में उर्दू पूरे भारत की तो छोड़िए, मुसलमानों तक की भाषा नहीं थी। 68 मिलियन मुसलमान थे भारत में उस समय, जिसमें 28 मिलियन मुसलमान सिर्फ उर्दू बोलते थे, बाकी मुसलमान उर्दू नहीं बोलते थे। लीग ने मांग की कि उर्दू को राष्ट्रीय भाषा बनाई भारत की। लीग ने मांग की गौहत्या को पूरी तरह अलाउ कीजिए। लीग ने मांग की कि किसी मस्जिद के सामने कोई संगीत नहीं बजेगा। भारत में इस्लामिक संस्कृति को पूरी तरह स्वीकार किया जाएगा। अंबेडकर ने कहा कि लीग की जो भाषा है उसका मजाक उड़ाते हुए अंबेडकर ने कहा कि वो भाषा लीग की जो है वो हिटलर की भाषा है। जैसे हिटलर जर्मन को रेस को श्रेष्ठ समझता था, वैसे मुसलमानों में धारणा थी कि उनकी रेस सबसे श्रेष्ठ है। अब जरा देखिए, क्या वामपंथियों ने भारत की आजादी के बाद जब दलितों के नायक के रूप में अंबेडकर को चित्रित किया, तो क्या इस्लाम की इन क्रिटिक से इस्लामिक अनुयायियों को परिचित करवाया? अगर वामपंथ ने यह काम भारत की आजादी की बात से किया होता तो मुझे पूरा विश्वास है कि भारत के मुसलमानों को वो क्रिटिकल में अंबेडकर जैसे विचारकों ने किया है, इससे इस्लाम के भीतर भी एक आत्मचिंतन की प्रक्रिया शुरू हुई होती। ठीक वैसे जैसे अंबेडकर के प्रभाव में आज बहुत सारे मनुवादियों के भीतर ये चेतना है कि हमारे धर्म में जरूर कुछ गड़बड़ रहा है। आज बहुत सारे लोग अंबेडकर पढ़कर ये प्रेरित हुए हैं। हम समझ पाए हैं, एनिहिलिज्म ऑफ कास्ट पढ़ के हम समझ पाए हैं कि अंबेडकर के तर्क अकाट्य हैं। और अगर कोई तार्किक आदमी है उस किताब को पढ़ता है एनिहिलिज्म ऑफ कास्ट को, तो समझता है कि हिंदू धर्म में कितनी बुराइयां हैं। तो वामपंथ जो बात मैं कह रहा था, उसने नैरेटिव गढ़ा, उस नैरेटिव में गांधी को विलन बनाया, उस नैरेटिव में अंबेडकर को सिलेक्टिव तरीके से यूज किया, उस नैरेटिव में मुसलमानों को असंतुष्ट नहीं करके उनको अपने राजनीतिक धड़े में जोड़ने के लिए कभी मुसलमानों पर प्रहार नहीं किया। हबीब तनवीर का नाम आपने सुना होगा, बड़े मशहूर नाटककार हैं।
छत्तीसगढ़ में नाटक खेलते थे प्राय, छत्तीसगढ़ की ट्राइब्स में। ट्राइब्स को हिंदू धर्म की कोई जानकारी नहीं है प्राय। हबीब तनवीर का एक नाटक है पोंगा पंडित, बड़ा मशहूर नाटक है, छत्तीसगढ़ के जनजातियों में खेलते थे। उस नाटक में हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाता था। बहुत अच्छी बात है, हिंदू देवी देवताओं का जितना मजाक उड़े उतना बढ़िया है। ये देवता किसी काम लायक नहीं थे। लेकिन हबीब तनवीर साहब ने उन जनजातियों में जब ये नाटक खेला जिनको हिंदू देवी देवताओं के बारे में जानकारी भी नहीं थी, प्रायः उनके अपने देवी देवता होते थे, तब उसी तरह का नाटक उन्होंने मुस्लिम पॉपुलेशन में कभी नहीं खेला। वामपंथ ने नाटककारों की एक फौज खड़ी की, वामपंथ ने इतिहासकारों की एक फौज खड़ी की, जिन्होंने हमारा पूरा नैरेटिव पोल्यूट कर दिया और इस्लाम के लोगों को अपनी आलोचना नहीं देखने दी और हिंदुज्म के लोगों को सब आलोचना बताई। ये जो विलेन और हीरो की अवधारणा है, ये भारत के विश्वविद्यालयों से बड़े बड़े इतिहासकारों, साहित्यकारों, लेखकों की पूरी फौज ने भारतीय चेतना में भर दी, जिसमें भारत में प्रगतिशील होने का मतलब यह माना जाने लगा कि आप हिंदू धर्म को गाली देते हैं तो आप प्रगतिशील हैं, हिंदू संस्कृति पर सवाल खड़े करते हैं तो आप प्रगतिशील हैं, लेकिन आप इस्लाम के खिलाफ मत बोलिए। ध्यान रखिएगा, प्राय वामपंथ स्त्री अधिकारों के चैंपियन होने का दावा करता है और आप सब जानते हैं, मैंने अपने पिछले लेक्चर में ही चर्चा की थी कि कोई धर्म दुनिया का, हिंदुज्म हो, इस्लाम हो, कोई धर्म स्त्रियों के हक की बात नहीं करता। वही तस्लीमा नसरीन जब औरत के हक में किताब लिखती है तो किसी वामपंथी बुद्धिजीवी ने तस्लीमा नसरीन को डिफेंड नहीं किया। तस्लीमा नसरीन को ग्लोरीफाई नहीं किया कि आपने इस्लाम की क्रिटिक की, बहुत जरूरी क्रिटिक है। उल्टा तस्लीमा नसरीन को मुस्लिम कट्टरपंथियों के आगे छोड़ दिया कि वो अपने आप को डिफेंड करें। ना हिंदू में उनके समर्थन में लेख लिखे गए, ना इंडियन एक्सप्रेस में उनके समर्थन में लेख लिखे गए, ना वायर ने आज तक उनके समर्थन में स्थापना के बाद लेख लिखा। तो जो प्रगतिशीलता के प्रति दुराग्रह था, इस दुराग्रह ने एक नैरेटिव के तहत, एक साजिश के तहत, जिससे कि मुसलमान, दलित, पिछड़ा ये गठजोड़ बन सके और ये गठजोड़ भारत में चुनाव जीतने में मदद करे, इस नैरेटिव को वामपंथ ने खड़ा किया। ये बात मैं किसी दिन और विस्तार से बताऊंगा आपको। इसके लिए बहुत सारे रेफरेंसेस देने की मुझे जरूरत पड़ेगी, जो रेफरेंसेस मैं आपको दे के समझाऊंगा कि कैसे ये काम हुआ है। तो गांधी की हत्या भारत में वामपंथ ने सबसे सुनियोजित तरीके से की है। इसको भारत के बुद्धिजीवी समझ नहीं पाए। अब देखिए, आप पाएंगे कि आजकल जब मुस्लिम आंदोलन खड़ा होना शुरू हुआ, अक्सर आजकल हम एक चर्चा करते हैं कि बीजेपी वाले लोग, संघ वाले लोग अंबेडकर को अप्रोप्रिएट करना चाहते हैं। अप्रोप्रिएट करने का मतलब होता है कि उनको अपने खेमे में लेना चाहते हैं, क्योंकि उनको दलित वोट बैंक चाहिए। बात सही है। अंबेडकर हिंदूवादी राजनीति के समर्थक नहीं थे। अंबेडकर हिंदू संस्कृति के समर्थक थे। वो मैंने क्या समर्थक थे वो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया है। हिंदूवादी राजनीति के समर्थक नहीं थे। लेकिन अभी आपने जब देखा होगा सीए एनआरसी के खिलाफ विरोध शुरू हुआ, तो तमाम लोगों ने अंबेडकर की पट्टियां लगा ली, प्ले कार्ड्स अंबेडकर के लिए, जेएनयू ने भी ले लिया। देश में वामपंथ बहुत कमजोर हो चुका है। पिछड़ों को रीजनल पार्टीज ने हड़प लिया, दलित भी इधर उधर भाग रहे हैं। तो वामपंथ भी अंबेडकर के कंधे के सहारे अपने आप को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहा है। अब वामपंथ चाहता है, छटपटा रहा है कि अंबेडकर की इमेज को दलित चिंतक से बाहर ले जाया जाए और अंबेडकर की संवैधानिक इमेज खड़ी की जाए कि अंबेडकर संवैधानिक मूल्यों के प्रतीक है। लेकिन अभी भी वामपंथ अंबेडकर के इस्लाम पर विचारों को सामने लाने से हिचक रहा है। इसलिए मेरा मानना है कि जब तक भारत में आप अंबेडकर, गांधी, वामपंथ, हिंदुज्म, पंथ निरपेक्षता, इन सब डिबेट्स को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में बड़े महापुरुषों के उनके अपने लेखन से नहीं समझेंगे, तब तक आप भारत के बारे में जो डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री का विजन है उसको लिए फिरते रहेंगे। और इस कारण आप गांधी, नेहरू, अंबेडकर सबकी गलत वैचारिकी से ग्रस्त रहेंगे।
इनको ओरिजिनल से पढ़िए, ओरिजिनल के अलावा कहीं से नहीं। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया शानदार किताब है, कभी पढ़कर देखिएगा। और यह बात मुसलमानों के लिए बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। मैं अक्सर अपने फेसबुक लाइव में हिंदू धर्म की आलोचना करता हूं। कई लोग तो फेसबुक पर मुझे मैसेंजर पे गाली लिख के भेजते हैं। आज ही एक ने कहा कि तुम क्या फेसबुक लाइव करोगे, तुम तो हिंदू विरोधी हो, देशद्रोही हो। तो मैं कम से कम आपको यह कह सकता हूं कि मैं नास्तिक हूं, मैं किसी ईश्वर को नहीं मानता, लेकिन साथ में मैं ये भी चाहता हूं कि जब हम भारत में किसी वैचारिकी का मूल्यांकन करें, तो जैसे मैं अपनी हिंदू आइडेंटिटी को लेकर उसका वैचारिकी का मूल्यांकन नहीं कर सकता, वैसे इस्लाम के विद्यार्थियों से अपील है कि वो अपने उलेमा, मौलवी, काजी और वामपंथी इतिहास से ही अपना नजरिया ना बनाएं। हो सकता है वामपंथी इतिहासकारों का जो क्लास स्ट्रगल का मॉडल है, उस क्लास स्ट्रगल में दो वर्ग बनाने पड़ते हैं, एक शोषक और एक शोषित। तो शोषक वर्ग को किसको बनाएंगे? शोषक वर्ग बनाया उन्होंने दलित को, पिछड़े को। शोषक वर्ग किसको बनाया? सामंत और सवर्ण को। इनमें क्या दिखाना है उनको? वर्ग संघर्ष। क्योंकि भारत में ध्यान रखिएगा 1948 में 47 में आजाद हुए हैं, तब पूंजीवाद नहीं है। तो भारत में पूंजीवाद वाला बुर्जुआ और सर्वहारा के रूप में पूंजीपति और मजदूर की पहचान के तौर पर मार्क्सवाद नहीं चल सकता था। फैक्ट्रियां बहुत कम थी। तो मार्क्स ने जो वर्ग की अवधारणा पूंजीवादी राज्यों में पूंजीपति और मजदूर की बताई थी, उसको मार्क्सवादियों ने भारत में बदलकर अपने नैरेटिव में मनुवाद, ब्राह्मणवाद बनाम दलित, पिछड़ा ये कर दिया। अब उस नैरेटिव में सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट होता, उसमें आपने पढ़ा होगा वामपंथ में कि उसमें वर्ग संघर्ष है, वर्ग समन्वय नहीं है। इसलिए वामपंथियों ने लोहिया को कभी महत्व नहीं दिया, क्योंकि लोहिया में इस तरह के वर्ग की पहचान ही नहीं, इसलिए लोहिया को दबा दिया। गांधी को समझेंगे कि इतिहासकार जो लोग रहे हैं उनका अपना नजरिया कैसे इस तरह की व्याख्या के लिए जिम्मेवार रहा है। अब आइए आपके जो सवाल हैं उस पर मैं आता हूं। तो मेरी आपसे विनती है कि गांधी और अंबेडकर दोनों महान नेता हैं। गांधी को भी समझना है तो गांधी से पढ़िए, अंबेडकर को समझना है तो अंबेडकर से पढ़िए। अब आइए मैं लेता हूं की बिंदु क्या है, मैं आज ले सकूंगा वो बताऊंगा। सहमति और असहमति की बिंदु क्या है? देखिए, समाज सुधार होना चाहिए, यह दोनों के बीच सहमति का बिंदु है। समाज सुधार कैसे होगा, इसके तरीकों को लेकर दोनों में असहमतियां हैं। आदर्श समाज क्या होगा? जब ये बात कहता है कि हम समाज सुधार करेंगे, तो उसका मतलब होता है उसके दिमाग में एक आदर्श समाज का नक्शा होगा, जिधर वो समाज को ले जाना चाहता है। उसका नक्शा क्या है? गांधी और अंबेडकर का आदर्श समाज का नक्शा अलग अलग है। जब दोनों का आदर्श समाज का नक्शा अलग अलग है, दोनों के आदर्श समाज बनाने के तरीके अलग अलग हैं, तो दोनों की विचारधाराओं में टकराव होना तय है। सहमति सिर्फ इतनी है कि दोनों मानते हैं कि अस्पृश्यता खत्म होनी चाहिए, समाज सुधार होना चाहिए, लेकिन होगा कैसे और हम हासिल क्या करेंगे, इस बात में विरोध है। अब गांधी का आदर्श समाज क्या है समझ लीजिए, और अंबेडकर का आदर्श समाज क्या है इसको समझ लीजिए, तो आप समझ पाएंगे गांधी और अंबेडकर में क्या अंतर है। दो तरह के आदर्श समाजों के मॉडल बताए जाते हैं। एक आदर्श समाज का मॉडल वो होता है जिसमें आप दूसरे के लिए काम करेंगे। व्यक्ति की प्राथमिक पहचान इस तरीके की बनाई जाती है कि वो दूसरे के लिए काम करे। दूसरे के प्रति जब हम काम करने की अवधारणा को आदर्श समाज का लक्षण बनाते हैं तो उसको कर्तव्य प्रधान समाज कहते हैं, ड्यूटिस्टिक सोसाइटी। कर्तव्य हमेशा दूसरों के प्रति होते हैं। दूसरे के प्रति जो कर्तव्य करने वाले लोग होते हैं इनमें स्वार्थ, लालच, हिंसा नहीं होती। करुणा, परोपकार, क्षमाशीलता, व्यापकता का बोध ये ज्यादा होता है।
गांधी इसी कर्तव्य प्रधान समाज को आदर्श समाज मानते हैं, जहां 4 किस्म के वर्ग होंगे और हर वर्ग का आदमी दूसरे के लिए काम करेगा और चारों जुलाकर एक समाज बनेगा। इसमें हर वर्ग चूंकि दूसरे के लिए निस्वार्थ भाव से काम करेगा, इसलिए समाज में किसी वर्ग के भीतर स्वार्थ नहीं होगा, किसी वर्ग के भीतर कटुता और होगा। व्यक्ति अपने लिए जीने के बजाय दूसरे के लिए जिएगा। यह दृष्टि गांधी ने कहां से ली? यह दृष्टि गांधी ने ली भारतीय परंपरा से। भारत में व्यवहार में जरूर कुरीतियां रही थी, लेकिन भारत में जो दार्शनिक परंपरा रही थी उसमें ज्यादा महत्वपूर्ण यही माना जाता था कि हमको दूसरों के लिए जीना चाहिए। गांधी की दृष्टि पारंपरिक है, इसलिए गांधी कर्तव्य प्रधान समाज को आदर्श समाज मानते हैं। तो जब कर्तव्य प्रधान समाज आप बनाएंगे तो फिर आपको पहचानना पड़ेगा कि एक आदर्श समाज में कितने तरह के कर्तव्य होने चाहिए, कौन कौन से लोग उन कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, उन कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले लोगों की पहचान कैसे होगी। इस बात को लेकर गांधी ने बताया कि वर्ण व्यवस्था वो मॉडल है जिस मॉडल में 4 तरह के काम करने वाले 4 वर्गों की पहचान होगी और ये 4 वर्ग के लोग एक दूसरे के लिए काम करके आदर्श समाज का निर्माण करेंगे। अच्छा, जब ये बात गांधी कहते हैं तो गांधी में जो वर्ण की समर्थन की अवधारणा है उनके आदर्श समाज की अवधारणा से, क्योंकि गांधी के अनुसार वर्ण का मतलब है कर्तव्य, ड्यूटी। वर्ण एक वर्ग की तरह है जिस वर्ग के लोगों का एक प्रकार का कर्तव्य होगा। अब जब मैं ये कह रहा हूं तो वर्ण व्यवस्था के 2 मॉडल हैं। एक वर्ण व्यवस्था का मॉडल जिसमें एक वर्ण ब्राह्मण है ऊपर, दूसरा क्षत्रिय उसके नीचे, तीसरा वैश्य उसके नीचे और चौथा शूद्र उसके नीचे। इसको कहते हैं श्रेणी क्रम वाली वर्ण व्यवस्था। इसमें ऊपर से नीचे आने पर अधिकार घटते हैं, महत्व घटता है और सबसे ऊपर वाला वर्ण जो है वही सबसे पावरफुल वर्ण होगा। इसलिए इसको कई बार ब्राह्मणवाद कहते हैं, क्योंकि इसमें सबसे ऊपर ब्राह्मण है। गांधी ने वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया, लेकिन इस वर्ण व्यवस्था का समर्थन नहीं किया। कैसी वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया गांधी ने? ये वाली वर्ण व्यवस्था ऊर्ध्वाधर है, ऊपर से नीचे है, ये श्रेणी क्रम वाली है। दूसरी वर्ण व्यवस्था ऐसी जो क्षैतिज होगी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब समानांतर होंगे। जैसे आज इंजीनियर और डॉक्टर जब हम कहते हैं तो इंजीनियर और डॉक्टर 2 काम करने वालों की पहचान है, लेकिन इंजीनियर और डॉक्टर बोलने से यह पता नहीं चलता कि डॉक्टर ऊपर है इंजीनियर नीचे है, या इंजीनियर ऊपर है और डॉक्टर नीचे। इंजीनियर और डॉक्टर बोलने से सिर्फ यह पता चलता है कि ये कौन कौन सा काम करते हैं, इसमें कोई ऊपर और नीचे नहीं। गांधी का मानना था कि ऐसे ही आदर्श समाज में कोई ऊपर नीचे नहीं होगा। जैसे आज आप इंजीनियर से इंजीनियर वाला काम करवाते हैं, डॉक्टर से डॉक्टर वाला काम करवाते हैं, वैसे गांधी का मानना था कि 4 तरह के जरूरी काम जो गैर पूंजीवादी समाजों, गैर इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी में जरूरी होंगे, वो 4 तरह का काम करने वाले ऐसे समतामूलक 4 वर्ण हो और चारों का कर्तव्य बांट दिया जाए, सब दूसरे के लिए काम करेंगे तो आदर्श समाज बन पाएगा। इसी आदर्श समाज की तरफ गांधी ले जाना चाहते थे और क्या मानते थे कि भारत में तत्कालीन था आदर्श नहीं है, वो कुरीति है, जिसमें छुआछूत है, जिसमें भेदभाव है, जिसमें असमानता है। इसलिए गांधी का मानना था कि वर्ण व्यवस्था जो ऊर्ध्वाधर उसको उलटकर क्षैतिज कर दिया जाए, वर्ण व्यवस्था बनाए रखी जाए, उसको क्षैतिज कर दिया जाए, जिसमें सब बराबर हो जाए। यह गांधी के आदर्श समाज की संकल्पना है। दूसरा मॉडल अंबेडकर का है। अंबेडकर के मॉडल में कर्तव्य आदमी की पहचान नहीं होगा, अधिकार पहचान होगा। व्यक्ति अधिकार के साथ जाना जाएगा। राइट्स हमेशा व्यक्तिगत होते हैं, सारे अधिकार हमेशा व्यक्ति को मिलते हैं। इसलिए जहां गांधी में सामुदायिक कर्तव्य है, एक वर्ग का कर्तव्य है जो उस वर्ग के सभी लोग करेंगे, वहां अंबेडकर में व्यक्ति की पहचान है, व्यक्तिवादी मॉडल है। व्यक्ति में आदमी अपने स्वहित के लिए काम करता है। जब मैं फंडामेंटल राइट्स में समानता की मांग करता हूं, स्वतंत्रता की मांग करता हूं, तो मैं अपनी स्वतंत्रता मांगता हूं। कोर्ट अगर आप जाएंगे भी कि हमारी स्वतंत्रता का कहीं वायलेशन हुआ तो अपने अधिकार के लिए आप जाएंगे,
अधिकार व्यक्तिगत होते हैं। अंबेडकर चाहते हैं कि एक ऐसा ढांचा बने जिसमें सब अधिकार के साथ जिए। तो अंबेडकर का मॉडल आदर्श जो है उसमें अधिकार प्रमुख है, गांधी का जो मॉडल है उसमें कर्तव्य प्रमुख है। अधिकार वाले व्यक्ति में हमेशा अधिकार लेने का भाव होता है। अभी पिछली कक्षा में पढ़ाया था कि अधिकार कोई तभी ले पाता इसमें अधिकार छीनने की चेतना होती है। अधिकार कोई देता नहीं, लिए जाते हैं। अधिकार की चेतना से अधिकार लिए जाते हैं। इसलिए अंबेडकर चाहते हैं कि दलित वर्ग इस वर्ण व्यवस्था के मॉडल को ध्वस्त करे। और उसको कैसे ध्वस्त करे? अपने अधिकारों को छीन कर, मांग कर, क्लेम करके वर्ण व्यवस्था को तोड़ दे। अधिकार जब मांगेंगे तो वर्ण व्यवस्था नहीं चलेगी। तो अंबेडकर में वर्ण व्यवस्था को तोड़ के आदर्श समाज बनेगा, गांधी में वर्ण व्यवस्था को बचाकर आदर्श समाज बनेगा। गांधी में वर्ण व्यवस्था बचेगी तो, लेकिन वो ऊर्ध्वाधर से क्षैतिज हो जाएगी। अगर इसको समझाने के लिए मैं विवाह का एक उदाहरण दूं, जैसे आज स्त्रीवादी पहचानते हैं विवाह एक संस्था है जिसमें स्त्रियों का शोषण होता है। अब दो मत हो सकते हैं इसके आधार पर। एक जो कहें कि आदर्श स्त्रियों की स्थिति बनाने के लिए विवाह नाम की संस्था ही खत्म कर दो क्योंकि ये शोषण परक है। दूसरा वर्ग वो हो सकता है जो कहे विवाह रखो, विवाह में सुधार कर दो, अब विवाह को समतामूलक बना दो। जो वर्ग कहेगा विवाह रखो, विवाह में सुधार कर दो, विवाह को समतामूलक बना दो, विवाह में स्त्री पुरुष दोनों के काम बांट दो, वो गांधी वाला मॉडल होगा। वर्ण व्यवस्था को नष्ट मत करो, विवाह को नष्ट मत करो, शोषण परक संस्थाओं को गैर शोषण परक बना दो, ये गांधी का मॉडल है। और जो स्त्रीवादी आज क्या कहते हैं कि विवाह को नष्ट करो, उसकी जगह लिव इन रिलेशनशिप जैसा कोई कॉन्सेप्ट ले आओ, विवाह संस्था को ही खत्म कर दो, नई संस्था गढ़ो, क्योंकि उस संस्था में ही शोषण समाया हुआ है, उसको बदला नहीं जा सकेगा। ये अंबेडकर का मॉडल है। अंबेडकर नया मॉडल खड़ा करना चाहते हैं, गांधी पुराने मॉडल को सुधारना चाहते हैं। अंबेडकर चाहते हैं अधिकार के साथ आदमी व्यक्तिगत भावना से रहे, गांधी चाहते हैं कर्तव्य के साथ आदमी सामुदायिक भावना से रहे। लोकतंत्र के लिहाज से अंबेडकर का मॉडल ज्यादा सही है, क्योंकि लोकतंत्रों में व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान को महत्व दिया जाता है, व्यक्तिगत अधिकार दिए जाते हैं। और सामुदायिक लिहाज से अगर आप सोचेंगे तो गांधी का मॉडल ज्यादा ठीक है। गांधी के मॉडल में रहने पर समुदायवाद मजबूत होगा, लोगों के बीच समन्वय ज्यादा बढ़ेगा, बशर्ते जैसा मैंने कहा, बशर्ते ये तभी होगा जब कुरीति वर्ण व्यवस्था से दूर कर दी गई हो। जैसा गांधी कह रहे हैं कि आप उसकी कुरीति दूर कीजिए, वर्ण व्यवस्था अपने वर्तमान स्वरूप में स्वीकार्य नहीं होगी। तो अगर आप इस बात को समझते हैं तो बात समझेंगे। अब अंबेडकर की क्या फ्लॉ होगी और गांधी की क्या कमजोरी होगी? अंबेडकर की कमजोरी ये होगी, इसमें सशक्तिकरण तीव्र होगा, क्योंकि जब आदमी के अंदर वर्गीय चेतना आ जाती है तो अपना अधिकार छीन लेता है। अधिकार छीन लेगा तो तीव्र होगी प्रक्रिया, आप शोषण लंबे समय तक चला नहीं पाएंगे। इसलिए सशक्तिकरण के लिहाज से अंबेडकर का मॉडल ज्यादा बढ़िया है। इसी मॉडल की मैंने वकालत की थी जब स्त्री सशक्तिकरण पढ़ा रहा था, कि स्त्रियों को अधिकार छीनना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो अधिकार छीनने वाला वर्ग होता है उसमें आक्रोश पैदा होता है, उस आक्रोश से दूसरे वर्ग में रिटेलिएशन होता है, दोनों वर्गों के बीच संघर्ष होता है, इससे वर्गों के बीच दूरी भी बढ़ती है और दोनों वर्गों के बीच एक दूसरे के मन में कटुता आती है, स्वार्थवाद पैदा होता है। जो आदमी अपने अधिकार के लिए लड़ेगा, अधिकार स्वार्थ के साथ जुड़ा हुआ है, स्वहित के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए उस व्यक्ति का स्वार्थी होना तय है। तो जैसे जैसे दुनिया में लोकतंत्र गहराएगा, उदारवादी लोकतंत्र गहराएगा, वैसे व्यक्तिवाद भी मजबूत होगा। तो अंबेडकर के मॉडल में व्यक्तिवाद मजबूत होगा, ये उसकी कमजोरी है। मजबूती ये है कि न्याय जल्दी दिलवाएगा। गांधी की मॉडल की कमजोरी क्या है? गांधी की मॉडल की कमजोरी है कि किसी कुरीति को, वर्ण व्यवस्था को उल्टा से सीधा करना, और वो भी लोगों के हृदय परिवर्तन को करवा के। ये बड़ा लंबा मॉडल है, बड़ा दिन में लगेगा, इसमें हो सकता है सैकड़ों साल लग जाए हृदय परिवर्तन होने में, समय ज्यादा लगेगा, व्यवहारिक कम हो सकता है, कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं कि लोगों का हृदय परिवर्तन कैसे कराया जा सके। लेकिन अगर हो गया तो फिर इस समाज में सब अगर समानता के साथ रहें और लोगों के अंदर कर्तव्य की भावना बनी रहे तो ये मॉडल ज्यादा अस्थायी होगा, इसमें टूटने के चांसेस कम होंगे। तो गांधी के मॉडल में अस्थायित्व की गारंटी ज्यादा है, कर्तव्य और सद्भाव और सौहार्द की गारंटी ज्यादा है, न्याय की गारंटी कम है, तात्कालिक न्याय की कम है।
तात्कालिक पीड़ा के निदान का मॉडल कम है। वो मामला कुछ जैसा बुद्ध का कथन आपने सुना है कि एक तीर लगा है कहीं से किसी आदमी को, एक आदमी जो चाहेगा कोई तीर मारे ही ना, आया ही क्यों तीर, उसको रोकेंगे। ये बड़ा लंबा प्रक्रिया है। सब तीर मारने वालों को पहले पहचान के उनको समझाना पड़ेगा तीर मत मारा करो। और दूसरा तरीका है कि तीर निकालो, उसका उपचार शुरू कर दो। अंबेडकर तीर निकाल के तुरंत उपचार करने वाले बात को महत्वपूर्ण मानते हैं और गांधी मानते हैं कि कोई तीर मारे ही ना। ये दोनों की अपनी अलग अलग फिलॉसफीज हैं, ठीक है। इसलिए दोनों में से कोई ये नहीं चाहता कि दलित शोषित रहें। आप गांधी के इंटेंशन पर शायद ही सवाल उठा सकते हैं कि आप ये नहीं कह सकते। देखिए, कोई आदमी स्वार्थी क्यों होता है? बाल बच्चों के लिए सोचेगा। गांधी ने अपने बच्चे को प्राइम मिनिस्टर तो बनाया नहीं। अब गांधी का हुआ कौन? सवर्ण हिंदू उनके हुए नहीं, दलित उनके हुए नहीं, मुसलमान उनके हुए नहीं, तो आप किससे गांधी का स्वार्थ जोड़ेंगे? गांधी तो होता, भगत सिंह का समर्थन करने वाले उनके समर्थक है नहीं, वामपंथी उनके समर्थक है नहीं, हिंदू उनके समर्थक है नहीं, अंबेडकरवादी उनके समर्थक है नहीं, जवाहरलाल नेहरू उनके समर्थक है नहीं। तो गांधी तो ऐसा करिश्मा है, इतने विरोधी विचारधारा के लोग सब गांधी के साथ रह पा रहे हैं। पिछली कक्षा मैंने आपको बताया था कि ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाने की जब बात आई तो गांधी ने कहा कि अंबेडकर भारत के आइवर जेनिंग्स हैं, आइवर जेनिंग्स को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन मत बनाओ, अंबेडकर को बनाओ। गांधी ने कई जगहों पर स्वीकार किया कि अंबेडकर ने मेरे विचारों में मूलभूत परिवर्तन किया है। तो गांधी में ये जो बात है, सुभाष बोस का विरोध किया, कांग्रेस के पद से हटवा दिया, लेकिन जरा सुभाष बोस का 1944 का जुलाई 1944, अगर मुझे सही याद आ रहा है, सुभाष बोस ने पहला जो ब्रॉडकास्ट किया अपना, उसमें महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा। बोस की गांधी के प्रति जरा समर्पण देखिए, ठीक है। तो गांधी को समझना इतना आसान नहीं कि आप गांधी की बड़ी सरल तरीके से क्रिटिक कर सके। हाँ, गांधी से आप वैचारिक असहमति रख सकते हैं, उसके लिए सब इंटाइटल्ड है, ठीक है। गांधी का इरादा खराब नहीं है। अब गांधी का इरादा क्या है, इस पर डिस्कस करने के लिए गांधी पर एक सेशन अलग से करना होगा, जिसमें गांधी की वैचारिकी क्या है, गांधी की स्ट्रेंथ क्या है, गांधी की वीकनेस क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। बहरहाल पहला सवाल गौरव त्रिपाठी का जो था उसको मैंने लिया। अच्छा, गांधी और अंबेडकर में एक अंतर और क्या है? अंबेडकर मानते हैं कि इंसान को सुधारने का सही तरीका होता है बाह्य दबाव, कानून, डर। इस होगा और फिर आदमी अच्छा इंसान बनेगा। गांधी मानते हैं कि इंसान अच्छा होता ही है। तो इंसान की अवधारणा को लेकर भी गांधी और अंबेडकर में मतभेद है। इंसान अच्छा होता ही है, गांधी मानते हैं मूलतः इंसान अच्छा होता है, कुछ कुछ रूसों की तरह है गांधी। इसमें बुराई थोड़ी सी है, अगर इस बुराई को हृदय परिवर्तन से दूर कर दिया जाए तो आदमी अच्छा, चूंकि है ही, उसमें बुराई समाज से, कुरीतियों से आई है, इसलिए समाज और कुरीतियों को अगर उसके प्रभाव को रोक दिया जाए तो आदमी अपने आप बेहतर बन जाएगा। तो इसलिए वो परिवर्तन कहां से शुरू होगा? अंदर से शुरू होगा। या तो समाज सुधार से होगा या अंदर से शुरू होगा। डर से और भय से कोई आदमी हमेशा के लिए नहीं बदलता। डर भय से उसमें केवल तात्कालिक परिवर्तन होता है। इस बात में मैं समझता हूं कि कुछ कुछ गांधी सही हैं। जैसे देखिए, कानून से आज सवर्ण डर तो गए, जातिवाद का प्रयोग करना भी इन्होंने कमोबेश बंद कर दिया, लेकिन दलितों के प्रति इनके मन में सम्मान नहीं आया है, क्योंकि इनका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है। तो गांधी की बात कुछ हद तक सही है। असली बात तो तभी आएगी जिस दिन सवर्ण दलित लड़कियों से या अपनी बेटियों का दलितों के साथ विवाह करना शुरू कर देंगे। वो तभी होगा जब गांधीवाद सही सफल होगा। जिस दिन गांधीवाद सफल हो जाएगा, भाई आप अपनी बेटी की शादी करने के लिए किसी सवर्ण से, दलित की, कानून तो नहीं बना सकते ना। तो यहां अंबेडकर का मॉडल फेल हो जाएगा ना। अंबेडकर चाहते थे अंतर जाति विवाह शुरू हो जाए, कानून बना के करवा सकते हैं क्या कि हर सवर्ण को कोटा लगेगा कि इतने सवर्णों को अपनी बेटियों का दलित से विवाह करना पड़ेगा? नहीं ना। वहां तो आप मानेंगे कि ये काम तभी सफल हो पाएगा जब सवर्ण हृदय परिवर्तन से अपनी बेटियों का विवाह दलित लोगों से करना शुरू कर देंगे। तो यहां अंततः अंबेडकर को भी गांधी की अवधारणा में जाना पड़ेगा। तो एक तरह से कई बार आप कह सकते हैं गांधी और अंबेडकर पूरक भी हैं। गांधी की यह बात गलत हो सकती है कि तात्कालिक केवल हृदय परिवर्तन से बात शुरू हो सकती है, वहां अंबेडकर सही है कि तत्काल में कानून उनसे डरा के दलित शोषण रोका जा सकता है। लेकिन दीर्घ काल में गांधी सही है, जहां कानून से डराव रातुलोगे
लेकिन सवर्णों के भीतर भरे हुए ब्राह्मणवाद और मनुवाद को निकालने के लिए उनका हृदय परिवर्तन करवाना ही होगा, और वहां गांधीवाद को माने बिना काम नहीं चलेगा। तो इस तरीके से आप गांधी और अंबेडकर को पूरक भी समझ सकते हैं। दोनों विरोधी हैं तो दोनों पूरक भी हैं। अंबेडकर का ज्यादा विश्वास आधुनिकता में है, राज्य में है, कानून में है, संविधान में है, और गांधी का ज्यादा विश्वास इंसान में है। गांधी का ज्यादा विश्वास समाज में है, गांधी का ज्यादा विश्वास परंपरा में है। गांधी मानते हैं परंपरा से 1000 साल से जो बात आदमी सीखा हुआ है उसी को ज्यादा बेहतर तरीके से अगर चैनलाइज कर दिया जाए तो आदमी बेहतर काम कर लेगा। अंबेडकर मानते हैं सॉफ्टवेयर बदलने की जरूरत है। पूरी परंपरा के उस पूरे ढांचे को जो इस नुकसान पहुंचा रहा है उसको हटाओ, उसकी जगह नया सॉफ्टवेयर ले आओ। इसलिए दोनों के जो विचार की है उसमें अंतर है। गांधी राज्य को मानते ही नहीं, अराजकतावादी समाज को मानते हैं। अंबेडकर समाज को नहीं मानते, राज्य को मानते हैं। अंबेडकर समाज गौड़ है, समाज कुरीतियों का गढ़ है, उसकी जगह आधुनिक राज्य खड़ा होना चाहिए। तो इस तरीके से दोनों की विचार में आप अंतर समझ सकते हैं। यह पहला सवाल था गौरव त्रिपाठी का, जिसको आपने समझा कि गांधी और अंबेडकर में मूल भेद अधिकार और कर्तव्य की प्रधानता को लेकर है। कर्तव्य प्रधान होना चाहिए या अधिकार? गांधी का मानना था जिस आदमी को आप अधिकार प्रधान बना देंगे वो फिर स्वार्थी हो जाएगा, कर्तव्य नहीं करेगा, इसलिए कर्तव्य प्रधान होना चाहिए। अंबेडकर का मानना था सशक्तिकरण के लिए अधिकार जरूरी है, इसलिए अधिकार व्यक्ति को मिलता है, इसलिए व्यक्तिवादी मॉडल ही बेहतर है। दूसरा सवाल मोहम्मद इरफान का प्रश्न है, गांधी और अंबेडकर का वर्ण व्यवस्था पर विचार क्या एक दूसरे का परस्पर विरोधी है? इस सवाल का लगभग मैंने जवाब दे दिया। अंबेडकर चाहते हैं वर्ण व्यवस्था खत्म हो, जैसे बताया आपको कि स्त्रीवादी बहुत सारे चाहते हैं विवाह खत्म हो, अंबेडकर चाहते हैं वर्ण व्यवस्था खत्म हो, जो शोषणकारी संस्था उसको खत्म। और गांधी का मानना है, जैसे बताया कि दूसरे कुछ स्त्रीवादी मानते हैं कि विवाह खत्म मत करो, विवाह की संस्था में सुधार करो, वैसे गांधी मानते हैं वर्ण व्यवस्था खत्म मत करो, वर्ण व्यवस्था में सुधार करो। तो दोनों इस लिहाज से तो एक दूसरे के विरोधी नजर आते हैं। गांधी कानूनी राज्य के समर्थक नहीं है, मानते हैं गांधी कानून केवल बाहर से काम करता है, आदमी के भीतर वो कोई परिवर्तन नहीं करवाता, इसलिए गांधी कानून में विश्वास नहीं करते। अंबेडकर कानूनी राज्य रूल ऑफ लॉ में विश्वास करते हैं। इस लिहाज से दोनों समर्थक और विरोधी आप उनके ढूंढ सकते हैं कि उनके सहमति या सहमति बिंदु ढूंढ सकते हैं। शुभेंदु पांडे का प्रश्न है, अंबेडकर के मार्ग द्वारा दलित उत्थान गांधीवादी मार्ग की अपेक्षा अधिक व्यवहारिक है और सफल भी रहा है, किंतु क्या यह सत्य नहीं है कि गांधीवादी मार्ग से ही अंततः उस आदर्श को प्राप्त किया जा सकता है जो अंबेडकर चाहते थे? यह सवाल की मूल भाव से मैं काफी हद तक सहमत हूं। अंबेडकर में व्यवहारिकता ज्यादा है और गांधी में दीर्घकालिक समाधान ज्यादा है। अगर मैं एक व्यक्ति होऊंगा और मैं शोषण सह रहा हूंगा तो मैं अंबेडकर को पुकारूंगा, और मैं चाहूंगा कि मुझे अंबेडकर मिले उस समय मदद के लिए। गांधी नहीं कर पाएंगे मदद आपकी, तुरंत आप बीमार हैं तो। जैसे एलोपैथी और नेचुरोपैथी है, आपको फीवर आ रहा है, आपको तत्काल कोई रोग है, नेचुरोपैथी कहेगा कि तुम्हारे बॉडी से हम टॉक्सिन निकालेंगे, 15 दिन आओ, हम तुम्हारा पंचकर्म करेंगे, तुम्हारे बॉडी से जब सारे टॉक्सिन्स निकल जाएंगे तुमको बुखार आना बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आप तुरंत बीमार हैं तो आप क्या चाहेंगे? 15 दिन जाएं, पंचकर्म करवाएं, तब बुखार ठीक हो कि पहले कोई दवा खाएं? अंबेडकर गांधी में यही अंतर है। अंबेडकर व्यवहारिक इसलिए हैं क्योंकि तात्कालिक समस्या का समाधान करते हैं, लेकिन अगर आप आगे बीमार नहीं पड़ना चाहते हैं, एलोपैथिक में आपकी बुखार का निदान हो रहा है लेकिन आपकी शारीरिक प्रक्रिया नहीं बदली जा पा रही, तब वहां गांधी की जरूरत है, जहां व्यक्ति के भीतर से बुराई निकाल दी जाए। अब उसका मॉडल क्या होगा, वो मॉडल आपको ढूंढना पड़ेगा, लेकिन सिद्धांत के रूप में गांधी दीर्घकालिक मॉडल के तौर पर ज्यादा प्रभावी प्रतीत होते हैं। और मेरा मानना है कि जैसे जैसे दुनिया में पूंजीवाद ध्वस्त होगा, कमजोर पड़ेगा, पर्यावरण की समस्याएं गहराएंगी, तो जैसे आज दलित सशक्तिकरण में गांधी की उपादेयता प्रासंगिकता मजबूत हुई है, वैसे एक दिन गांधी की प्रासंगिकता ज्यादा मजबूत होगी। गांधी भी कोई नैरो चिंतक नहीं है, कोई एक केवल दलित के प्रश्न तक सीमित चिंतक नहीं है, उनका दायरा जो चिंतन का है बड़ा है। तो शुभेंदु के सवाल से मैं सहमत हूं कि हाँ, ये बात काफी हद तक ठीक है। जैसे आज हम जब
500 साल पहले के इतिहास, फ्रांस की क्रांति में, तो जब होगी, व्यवस्था में उथल पुथल हो रही होगी या कोई क्रांति हो रही होगी, बहुत सारे लोग सोचते रहे होंगे कि ये संस्था ना बदले, ऐसा ना हो। लेकिन जब दीर्घकालिक तौर पर हम देखते हैं तो क्या पाते हैं कि ठीक हुआ। उस समय तो तकलीफ हुई, लेकिन वो बात ठीक हुई। वैसे ही कई बार जब दीर्घकालिक, आप ज्यादा लंबा अपना स्पेन कर लेते हैं, टाइम फ्रेम बड़ा कर लीजिए, टाइम फ्रेम बड़ा कर लेंगे तो आप गांधी को प्रासंगिक मानना शुरू कर देंगे। टाइम फ्रेम छोटा करेंगे तो फिर अंबेडकर प्रासंगिक बने रहेंगे, गांधी की प्रासंगिकता के लिए उसमें जगह नहीं बनेगी। तो देश और काल का विस्तार आप कितना लेते हैं? काल और देश का विस्तार छोटा होगा तो प्रासंगिक रहेंगे, काल और देश का विस्तार बड़ा होगा तो गांधी की प्रासंगिकता बननी शुरू हो जाएगी। अब सवाल है अगला जो किसी ने पूछा है, नाम इनका देखता हूं मैं, हाँ, अजय सुकुल का सवाल है, गांधीवाद एक विचारधारा मात्र रह गया जबकि अंबेडकरवाद धर्म बन गया है। यह बात भी सही नहीं है मेरे ख्याल से। दोनों विचारधाराएं भी हैं, दोनों अलग अलग संदर्भों में प्रासंगिक हैं। देखिए, कौन सी चीज धर्म बनेगी, धर्म का अगर आशय आपकी आस्था से है तो इसका निर्धारण कोई विचारधारा स्वयं नहीं करती। इसका निर्धारण देश काल और परिस्थिति करती है। चूंकि भारत में पिछले 20-25 साल से समानता की मांग बढ़ी है, ये डिमांड सप्लाई का लॉजिक है। समानता की मांग बढ़ी है, समानता की मांग को ज्यादा बेहतर तरीके से पूरी करने की क्षमता अंबेडकर में है, इसलिए अंबेडकर के प्रति लोगों की आस्था बनी है। भारत में पिछले 30-40 वर्षों में दलित चेतना का लोकतंत्रीकरण हुआ है। उस लोकतंत्रीकरण होने के कारण उनमें अस्मिता, अधिकार, सशक्तिकरण, इनका भाव मजबूत हुआ है। जब यह भाव मजबूत हुआ है तो उनको जरूरत जिस चीज की है वो जरूरत अंबेडकर पूरी कर पा रहे हैं, इसलिए अंबेडकर की प्रासंगिकता आज बहुत ज्यादा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जैसा मैंने कहा, जिस दिन पर्यावरण पर संकट आएगा, जिस दिन लोकतंत्र चरमराएगा, जिस दिन आपको समाज में फिर से मनुष्यों में प्रेम भरने की जरूरत पड़ेगी, हिंसा निकालनी पड़ेगी, अलगाव निकालना पड़ेगा, एलिनेशन निकालना पड़ेगा। एलिनेशन एक टेक्निकल टर्म है, इसको समझाऊंगा किसी दिन। इसको निकालना पड़ेगा। जिस दिन समाज में ये सब जरूरतें ज्यादा होंगी, उस दिन गांधीवाद प्रासंगिक हो जाएगा। तो मैं तो अगले 50 वर्षों में गांधीवाद को धर्म बनते हुए देख रहा हूं। 50 साल बाद गांधी लौटेंगे, क्योंकि दुनिया की जो समस्याएं आगे बन रही, प्रेसिंग इश्यूज, जहां हम पर्यावरण से लड़ रहे हैं, वहां गांधी की दृष्टि बहुत व्यापक है। और अगर आप में से कुछ लोगों को जानकारी ना हो तो मैं बता दूं आपको कि पूरा पर्यावरणीय मूवमेंट जो खड़ा हुआ दुनिया में, उस मूवमेंट में एक दिन नाम भी मैंने लिया था, आर्ने नैश, डीप इकोलॉजी की पहली थ्योरी जब उसने गढ़ी तो उसने गांधी को इस्तेमाल किया। नॉर्वे का थिंकर है, गांधी को इस्तेमाल किया। उसने कहा गांधी पर्यावरणीय आंदोलन के लिए सबसे मजबूत आधार तैयार करते हैं। तो देखिए, हम सबकी उम्र बहुत कम होती है, हम 50-60 साल, 70 साल, 80 साल जीने वाले लोग हैं, और प्राय अपने संचित अनुभवों के आधार पर जजमेंट पास कर देते हैं। किसी विचारधारा की उम्र बहुत लंबी होती है। हो सकता है मार्क्सवाद ही लौटा एक समय दुनिया में, अभी फेल हुआ है, 100 साल से फेल हो रहा है, जरूरी थोड़े कि हमेशा फेल हो जाएगा। पूंजीवाद 300 साल से सफल हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं पूंजीवाद हमेशा सफल रहेगा। मेरे अनुसार गांधी की जो बातें हैं वो काफी प्रासंगिक है, और उनका भी धर्म बन पाना, धर्म जैसी प्रासंगिकता हासिल करना संभव है। तो अजय सुकुल जी का सवाल जो था, उसका मैं ये मानता हूं कि देश काल के भीतर अगर आप ये बात कह रहे होंगे तो जरूर अंबेडकर आज ज्यादा प्रासंगिक है, लेकिन अगर आप देश काल को स्ट्रेच कर देंगे तो गांधी की प्रासंगिकता फिर बढ़ेगी। अखिलेश कुमार मौर्य का सवाल है, आधुनिक भारत के निर्माण में किसका महत्व ज्यादा है? आधुनिक भारत में मैं पहचानता हूं 2 चीजें हैं, एक उसका हृदय और एक उसका मस्तिष्क। मस्तिष्क वो होता है जहां से हम तर्क गढ़ते हैं,
हृदय वो होता है जहां से हम भावना पैदा करते हैं। मैं मानता हूं आधुनिक भारत का हृदय गांधी का है और आधुनिक भारत का मस्तिष्क अंबेडकर का है। हमको मस्तिष्क और तर्कणा के संदर्भ में अंबेडकर को इस्तेमाल करना चाहिए और क्षमा करने, हृदय परिवर्तन, दूसरों के लिए काम करने, इन सब मामलों में गांधी चाहिए। दोनों का राष्ट्र निर्माण में योगदान है। अगर कल इस लेक्चर को मैंने आगे बढ़ाया, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप बहुत सारे सवाल पूछेंगे, मैंने कुछ कंट्रोवर्शियल बातें भी कही हैं आज, तो उन सवालों का जवाब देने के क्रम में मैं आपको समझाऊंगा कि मैं गांधी को हृदय क्यों कह रहा हूं। विवेकानंद ने कहा था यह बात इस्लाम के लिए कि इस्लाम भारत का हृदय है और वेदांत उसका मस्तिष्क है। मैं कहता हूं कि भारत की आधुनिक भारत के संदर्भ में, हमारी पूरी राजनीतिक प्रक्रिया के संदर्भ में, इसको सिद्ध करूंगा, पूरी राजनीतिक प्रक्रिया के संदर्भ में, हमारे चिंतन के संदर्भ में, हमको जहां वैचारिक तर्कणा की जरूरत पड़ेगी वहां अंबेडकर प्रासंगिक है। अंबेडकर की राष्ट्र निर्माण में बड़ी भूमिका है। कल समझाया भी था कि अगर अंबेडकर ना होते तो भारत आज एक ऐसी हिंसा से जूझ रहा होता, 18-20 करोड़ दलित हथियार उठा चुके होते, क्योंकि इनके सशक्तिकरण की प्रक्रिया अभी भी शुरू ना हुई होती। आपकी अर्थव्यवस्था 8% से ग्रो करती, तब भी इनको संसाधन ना मिले होते, अधिकार ना मिले होते, आप इनके साथ अस्पृश्यता का व्यवहार करते तो हथियार उठाते। अंबेडकर ने जो तर्कणा दी, जो बात कही, उससे आज यह संभव हो पाया कि दलित समुदाय का एकीकरण हुआ और भारत की एकता और अखंडता सुरक्षित है। उसी तरीके से कल मैं सिद्ध करूंगा कि अगर गांधी ना होते तो आपको क्या क्या हानि होती। तो इस सवाल का जवाब अखिलेश कुमार मौर्य जी का जो प्रश्न है उसको मैंने एक कैची कोटेशन से हल किया। बहुत तार्किक उत्तर उसका नहीं दिया, कैची कोटेशन से हल किया है कि गांधी और अंबेडकर दोनों का अलग अलग स्थान है। अब आपने जो सवाल कुछ और पूछे हैं, हरिजन उत्थान किसके रास्ते पर, गांधी या अंबेडकर? मेरा ख्याल इसका जवाब मैंने दिया है। हरिजन उत्थान के बाद क्या? हरिजन उत्थान तक अंबेडकर ज्यादा प्रासंगिक, हरिजन उत्थान के बाद क्या? आगे की राह के लिए गांधी ज्यादा प्रासंगिक। एक बार फिर हम सबको हरिजन उत्थान के बाद बैठना पड़ेगा और विचार करना पड़ेगा कि हम सब हृदय परिवर्तन अपना करेंगे कि नहीं करेंगे। दो समुदाय जैसे हिंदू मुसलमान इस देश में रह तो रहे एक साथ, लेकिन लड़ रहे हैं, एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं है। उसका कारण मैंने कुछ आज हिंट दिया है। उसका कारण यह है कि भारत में वामपंथियों ने इस्लाम को चर्चा से हमेशा दूर रखा, इस्लाम के कुरीतियों को सामने नहीं रखा, इस्लाम में जो बौद्धिक प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए थी उसको आगे नहीं बढ़ाया। और यह ना करके उन्होंने इस्लाम का भला नहीं किया, इस्लाम का बुरा किया है। वैसे ही दलित उत्थान के संदर्भ में, हरिजन उत्थान के संदर्भ में अंबेडकर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंबेडकर ने हिंदुओं की कमी बताई हिंदुओं को। हम उसको नहीं माने शुरू में, कोई बात नहीं, लेकिन आज हम धीरे धीरे उसको मान रहे हैं। वहां अंबेडकर ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन जिस दिन हम कमी जान लेंगे अपनी, क्या उस दिन बाद आज सवर्ण क्षत्रिय, सवर्ण ब्राह्मण दलितों के साथ बिल्कुल भाईचारे की भावना से रह रहे हैं? नहीं। तो वहां उस उत्थान के आगे की संरचना में मुझे लगता है गांधी इंपॉर्टेंट है। यह पुष्पेंद्र राव जी आपके सवाल का जवाब है। गांधीवाद या अंबेडकरवाद आधुनिक भारत की अर्थव्यवस्था में कौन प्रासंगिक? अंबेडकरवाद और गांधीवाद दोनों अर्थव्यवस्था के मॉडल के तौर पर आप नहीं ले सकते। अंबेडकर का अर्थव्यवस्था का कोई ऐसा मॉडल नहीं है जिसको इतना कॉन्क्रीटली डिस्कस किया जा सके। होगा तो मुझे जानकारी नहीं, यहां मैं आपसे क्षमा मांगूंगा कि मेरी अंबेडकर की आर्थिक वैचारिकी पर उतनी समझ नहीं है। हालांकि अंबेडकर का अर्थव्यवस्था पर ही पीएचडी है। मॉडल है जिसमें ग्राम स्वराज का मॉडल है, कॉटेज इंडस्ट्रीज है, रूरल इंडस्ट्री, पहले की कुटीर उद्योग जैसा मॉडल है। ग्रास रूट लेवल पर आप आते हैं। ये तर्क, इसको ज्यादा डिस्कस करना पड़ेगा कैसे। रिद्धि पांडे का सवाल, अधिकांशतः दलित मुक्तिदाता के रूप में प्रकट किया जाता है, किंतु वे स्त्रियों
कहां तक अंतर किया जा सकता है, दोनों में कौन अधिक स्त्रियों के पक्ष में रहा है। बिल्कुल सही बात आपने कही। अंबेडकर को दलित मुक्तिदाता के तौर पर प्रस्तुत किया गया क्योंकि उनको दलित नेता बनाना था। स्त्रियों का नेता खुद मार्क्सवादी विचारक बनना चाहते थे, इसलिए वो स्त्रीवाद का विमर्श नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वहां अंबेडकर को जगह नहीं दी। देखिएगा एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी, अंबेडकर जितना दलित चिंतन पर लिखते हैं उतना महिला चिंतन पर भी लिखते हैं, लेकिन अंबेडकर को महिला चिंतक के तौर पर ख्याति हमारे विश्वविद्यालयों के शिक्षकों ने नहीं लेने दी, और वहां प्रायः हमारा रुझान मार्क्सवादी विचारधारा की तरफ बनाए रखा। रिद्धि पांडे जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। अंबेडकर ने अगर किसी प्रश्न पर दलित मुक्ति के बाद सबसे ज्यादा चिंता की होगी तो स्त्री मुक्ति का सवाल है। इसलिए अंबेडकर को स्त्री मुक्ति के चैंपियन के तौर पर भी जाना जाना चाहिए। स्त्री के सवाल पर मैं गांधी के मत से सहमत नहीं रहता हूं। मुझे लगता है कि वहां अंबेडकर का मत ज्यादा प्रासंगिक है। अलग पाकिस्तान बनने के बाद क्या अंबेडकर ने नेहरू और गांधी से कहा था कि इस्लाम के नाम पर अलग मुल्क बनने के बाद किसी मुस्लिम को हिंदुस्तान में रहने का हक नहीं, सारे मुस्लिम को पाकिस्तान चला जाना चाहिए? मुझे यह तो पता नहीं कि उन्होंने गांधी और नेहरू को कहा क्या था, लेकिन मैं मानता हूं, यह जानता हूं कि अंबेडकर का नेहरू के प्रति विचार ठीक नहीं है। अंबेडकर नेहरू को भी तानाशाह मानते थे, आपने पढ़ा होगा। रही बात इस बात की, तो अंबेडकर का हमेशा मानना था, जैसा मैंने आपको बताया, कि इस्लाम की आइडेंटिटी से अलग किसी राष्ट्रीयता के भीतर समायोजन होना संभव नहीं है। इस्लाम के भीतर राष्ट्र हो तो इस्लाम इसको स्वीकार करेगा, राष्ट्र बड़ा हो उसके भीतर इस्लाम हो, इसको इस्लाम कभी स्वीकार नहीं करेगा। अंबेडकर का यह दावा है ऐतिहासिक आधार पर, और उसके लिए उन्होंने बहुत सारे तर्क और बहुत सारे प्रमाण दिए हैं। इस लिहाज से अंबेडकर का मानना था कि हां, ज्यादा बेहतर होता कि मुस्लिम पाकिस्तान चले जाए, उससे आइडेंटिटी की जो लड़ाई है वो काफी हद तक, असुरक्षा की लड़ाई, आइडेंटिटी की लड़ाई, वो सॉल्व हो सकेगी। ध्यान रखिएगा, अंबेडकर को हिंदुओं से कोई सिंपैथी नहीं है इस मामले में। इसके बावजूद उनकी इस्लाम पर टिप्पणी काफी क्रिटिकल है। उन्होंने ये माना है कि इस्लामिक अनुयायियों को एक राज्य जो है उनका उसमें जाना चाहिए। गांधी और अंबेडकर के राष्ट्रीयता और सनातन संस्कृति पर क्या दृष्टिकोण थे? अंबेडकर का दृष्टिकोण कल मैं आपको बता चुका हूं परसों। सनातन संस्कृति नहीं, उसको हिंदू संस्कृति के तौर पर आप देखेंगे तो अंबेडकर उसको हिंदू धर्मशास्त्रों से अलग करते हैं। अंबेडकर ने संस्कृति के सवाल पर हिंदू संस्कृति को बहुत अलग तरीके से परिभाषित किया है, उसमें बहुत सारी चीजें शामिल की हैं, उसमें बहुत सारे विचारकों का योगदान माना है। इसलिए संस्कृति पर अंबेडकर का रवैया सकारात्मक है। वो भारतीय संस्कृति को बहुत पसंद करते हैं, इसलिए उन्होंने जितने सुधार के बीज खोजे अपने, वो न मार्क्स से लिए, न फ्रांस की क्रांति से लिए, वो सब भारत से लिए। गांधी का सनातन संस्कृति से प्रेम आप जानते हैं। गांधी को गीता प्रिय है, गांधी को रामचरितमानस प्रिय है, यद्यपि गांधी को ये शरीरी ईश्वर जो अवधारणा है उसको गांधी नहीं मानते। गांधी में ईश्वर की अवधारणा सत्य के साथ जुड़ी हुई है। सत्य सार्वभौमिक होता है, सत्य एक होता है, वैसे ईश्वर एक है। तो गांधी संस्कृति के प्रति समर्थित है, उनका समर्थन संस्कृति को है, लेकिन उस संस्कृति की व्याख्या गांधी धर्मशास्त्रों से निकालते हैं, प्रायः देवता से नहीं, धर्मशास्त्र से। अंबेडकर संस्कृति की व्याख्या धर्मशास्त्र से नहीं निकालते, धर्मशास्त्र से स्वतंत्र रूप से उसकी व्याख्या निकालते हैं। आज मेरा ख्याल है कि हम लोग यहीं रुकेंगे। कल जो बाकी बचे आपके सवाल हैं उनके साथ उपस्थित होऊंगा कि